Assalamualaikum class, this is Muniba sister. ओके उनकी तबीयत नहीं ठीक तो आज का लेक्चर आपको मैं पढ़ाऊँगी। तो आज का टॉपिक जो आपका है वो एनर्जी सोर्सेज के ऊपर है विच आर रीन्यूएबल, यानी कि आप उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा यूज़ किया और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप उनको बार बार जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यानी कि वो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल भी होते हैं, इसलिए हम रीन्यूएबल भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, एनर्जी क्या होती है हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं, सो आप लोगों ने ऊपर डिस्कस की होगी। तो यहाँ पे एनर्जी के सोर्सेज हमारे पास क्या है। सबसे पहला सोर्स आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है तो सनलाइट, जो हम पता है कि हमारी नॉर्मल रूटीन के अंदर जो है वो सनलाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, और ये हमारे पास द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद आपके पास वाटर पावर। वाटर पावर आपके पास क्या है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक किस्म है और ये हमें मिलती है अगर आप जनरेटर्स जो हैं वो चले आपके पास हैं, आपके पास टरबाइंस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो टरबाइंस में वो एनर्जी कहाँ से आती है, हम डैम्स बनाते हैं, डैम्स के अंदर वाटर स्टोर करते हैं। वो वाटर बहुत हाइट के ऊपर से आपके पास वो गिरता है नीचे की तरफ, वो अपनी एनर्जी से उस टरबाइन को चलाता है, तो वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली सनलाइट आपके पास, वाटर पावर, इसी तरह से आपके पास कोल यानी कि कोयला, ऑयल और गैस, ये सारे हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज हैं और हमें पता है कि हम इनसे एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोल आपके पास बर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है, आम तौर पर भी इसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी जल के कोयला बन जाती है, जहाँ पे गैस वगैरह नहीं होती वहाँ पे एनर्जी का ये सोर्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, विच इज कोल। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है ऑयल एंड गैस। हमें पता है ऑयल और गैस, गैस तो आमतौर पर हमारे घरों में जो इस्तेमाल होती है एलपीजी लाइक, और दूसरी आपके पास सीएनजी गैसेस जो होती है, आपको पता है वो भी एनर्जी की सोर्सेज हैं जो आप कार वगैरह के अंदर ऑयल, पेट्रोल, डीजल, सो बेसिकली दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सो वाटर से हमें, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है कि वाटर से हमें एनर्जी जो है वो कैसे मिलती है। तो मूविंग टुवर्ड इट, अच्छा तो दिस इज योर बुक्स पेज 130। सो हमारे पास है कि पानी से एनर्जी हमें किस तरह से मिलती है। हमें ये पता है कि पानी हमारे पास क्या है, आप कॉमनली अवेलेबल है, हम पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़रिए से हमें पानी मिलता है। बारिश के ज़रिए से भी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर आता है। आप अगर बारिश के पानी को स्टोर कर ले तो वहाँ से भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। तो बेसिकली एनर्जी पानी से किस तरह से मिलती है वो मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बताया है कि पानी से जो बनने वाली एनर्जी होती है वो बहुत सस्ती होती है। सस्ती क्यों होती है, क्योंकि पानी आपके पास ख़त्म तो नहीं होगा, हम उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा है कि इसके लिए डैम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक ख़ास किस्म की लोकेशन के ऊपर, आप ख़ास किस्म की लोकेशन के ऊपर डैम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो लोकेशन आपके पास सूटेबल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ आसपास आबादी का ज़्यादा एरिया ना हो, कि खुदा ना खास्ता कि अगर कोई सैलाब आ जाता है तो आसपास के एरिया जो है वो इफेक्ट ना हो। तो डैम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही दूसरी बात कि ये अगर आसपास कहीं सैलाब आ जाता है तो उस सैलाब के पानी को हम लोग डैम्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने से हम लोग अपने फ्लड्स को, यानी सैलाब को करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। सो आपके पास अब होता क्या है कि जो डैम, यहाँ पे आपको डैमिंग पिक्चर नजर आ रही है, बेसिकली एक डैम बना हुआ है। यहाँ पे आपको छोटा सा नजर आ रहा है देखने में, लेकिन अगर आप इसको क्लोजअप करें या कहीं पर्सनली जाके देखें तो ये बहुत लार्ज स्केल के ऊपर। तो यहाँ पे पानी की स्पीड, आपको ये पानी है जो ऊपर हाइट से नीचे आ रहा है, थ्रू द मोटर जा रहा होता है, डिफरेंट सोर्सेज। तो पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आते, नीचे टर्बाइंस लगाई होती है, तो इतनी एनर्जी के साथ आता है कि इन टर्बाइंस को जो करता है घुमाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो टर्बाइंस घूमती हैं, आगे जनरेटर लगा हुआ होता है, तो जनरेटर को तो बस कोई मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। जो मैकेनिकल एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, टर्बाइन के गोल गोल घुमाने से।
जैसे ही जनरेटर चलता है तो आपको आगे से क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इसका मतलब है वाटर के जरिए से हम लोगों ने क्या किया है, एनर्जी हासिल की है। सो वाटर से एनर्जी हासिल करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। पाकिस्तान के अंदर भी आपके पास कुछ डैम्स हैं जिनके ऊपर जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इस तरह से बाकी बहुत सी कंट्रीज भी इसी मेथड के जरिए से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एनर्जी फ्रॉम द सन। तो ये तो अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट ना भी हों तो कोई आप 1-2 क्लास के स्टूडेंट से भी पूछें तो वो भी आपको इजीली बताएंगे कि सन से हम एनर्जी जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। आप उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मेरा तरीका थोड़ा सा है कि मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट नहीं करवाऊंगी, मतलब मैं टॉपिक के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं एरो से आपको उसे बता देती हूँ। उसके ऊपर है कि सोलर एनर्जी, so solar energy is the energy coming from the sun and it is used directly and indirectly। कि आप सूरज से आपके पास रोशनी आ रही है, आप उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात कि सोलर एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जिससे हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं होता, कि डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट इन एनी वे। क्यों? क्योंकि बाकी एनर्जी सोर्सेज किसी ना किसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बर्निंग यानी कि कोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर बर्निंग होगी, बर्निंग से बहुत ज़्यादा गैसेस बनेंगी, गैसेस हमारी एयर के अंदर जाएंगी और वह हमारी एयर को क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा पोल्यूट करेंगी। तो इस वजह से एनर्जी जो है जो सन से आपको मिलती है, अगर आप वो देखें तो जस्ट सूरज पे क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से रिएक्शंस के बाद जो एनर्जी निकलती है वो डायरेक्टली हमारे तक पहुँच रही होती है। और एनर्जी बेसिकली द हीट, तो हमें वहाँ से क्या मिल रही होती है, हीट मिल रही होती है। और हमें पता है कि सूरज की जो रेज होती हैं ज़मीन के ऊपर, अगर हमारे पास सूरज ना हो तो ज़मीन के ऊपर रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज प्लांट्स को एनर्जी चाहिए, ह्यूमन बींग्स को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो एक एनर्जी चाहिए होती है जो हमें किसी ना किसी तरह से सूरज से मिल रही होती है। फूड्स की एनर्जी जो है, यानी कि जाहिर बात है फूड्स आपका प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं, डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स हैं, आपके सीड्स हैं, जब दालें वगैरह खाते हैं, ये भी इनका बेसिक सोर्स जो है वो आपका प्लांट होता है। और प्लांट को हमें पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है। तो सन एनर्जी यानी सूरज की जो आपके सोलर एनर्जी उसको हम बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप ज़मीन के ऊपर सूरज से एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने एक चीज़ मेंशन की है कि फ्रॉम द डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का। अच्छा, अक्सर जगह पे ऐसे होता है कि सूरज से आने वाली जो रेज होती हैं, जो एनर्जी होती है, उसको हम वाटर बॉइलिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वाटर बॉइलिंग से स्टीम बनती है, स्टीम से अगेन टरबाइन चलेगी, टरबाइन से अगेन जनरेटर, एंड देन हमें क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसमें ये जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसमें इस तरह से होता है कि आपका बहुत ज़्यादा मिरर्स यानी कि शीशे, उनकी किसी बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर या किसी बड़ी सी जगह के ऊपर उनकी अरेंजमेंट इस तरह से की होती है कि सूरज से आने वाली, मैं आपको ड्राइंग छोटी सी उसकी रफ बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो आपके पास मिरर्स लगे हुए हैं, ये बड़ा सा है बिल्डिंग, एक थोड़ी थोड़ी रफ है आपके पास ड्राइंग। यहाँ पे डिफरेंट तरह से मिरर्स जो हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, जैसे अभी शीशे के यानी कि टूटे हुए शीशे डिफरेंट तरह से आप इसमें जुड़े हुए हैं, तो मिरर्स को डिफरेंट तरह से अरेंज किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट, समझे कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 मिरर्स मैंने लगाया है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे सूरज है, ये रेस इसके ऊपर आएंगी। ठीक है, हर मिरर के ऊपर सूरज से जो है वो क्या आ रही है, शुआएं आ रही हैं। मुझे कलर डिफरेंट लेना चाहिए वैसे, इसलिए आपको एनिमेशन में नज़र तो आ रहा है। तो ये क्या करेंगी, जो भी सूरज से रेज आ रही हैं ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट होंगी किसी एक, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह से इन शीशों की अरेंजमेंट की जाती है कि सारी की सारी रेज जो है वो इसके ऊपर आके एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होती हैं। सो जिनको शीशों का इंफॉर्मेशन यानी कि फिजिक्स में ऑप्टिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा, रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तो वो इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है जिस तरह से एक चीज़ का टकरा के किसी दूसरी तरफ जो है वो मुड़ जाना। तो देखिए ये भी रिफ्लेक्शन हो रही है कि शीशे से आके तो यहाँ पे टकराती है। अब देखिए एक ही जगह पे इतनी ज्यादा रेज आएंगी, तो यहाँ पे अगर आपने पानी या कोई चीज रखी है तो वो बहुत हीटअप हो जाएगी,
तो बहुत बॉयल अप होना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है एनर्जी सूरज से आने वाली जो बहुत ज़्यादा रेज है उनको किसी एक ही पॉइंट के ऊपर गिरा रहे हैं। तो यहाँ से भी इनडायरेक्टली हम बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है हासिल कर सकते हैं मजीद, जिसको हम जो पानी बॉयल हो रहा है उसको हम आगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है कि सूरज से हम किस तरह से एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सोलर हाउस हीटिंग की उसने बात की है। सोलर हाउस हीटिंग में हमें पता है कि सोलर पैनल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आमतौर पर घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं कि छतों के ऊपर जो है वो सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं। उन सोलर पैनल्स के ऊपर इस तरह के मटेरियल्स लगे हुए होते हैं कि जब हम उनके ऊपर एनर्जी फॉल करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें से करंट गुजरना शुरू हो जाता है, तो वो हमें करंट देते हैं। तो इसके यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ देती हूँ। द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज नॉट न्यू, कि ये इतना नया नहीं है। इट इज यूज इन द हाउसेज, आपके घरों में, ऑफिस में, कमर्शियल इंडस्ट्रीज के अंदर आपके पास जो है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हाउसिंग, आप कंप्लीट सोलर हाउसिंग हीटिंग सिस्टम जो है वो भी डिफरेंट एरिया के अंदर बहुत कम पैसों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों के अंदर। यानी कि आप इस तरह से अपने घरों की तामीर उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जैसे सूरज की रेज उनके ऊपर पड़ती है तो वो आपके रूम्स को, आपके कमरों को, दीवारों को, या पूरे घर को बहुत ज़्यादा गिरता है, हीटअप कर देता है। तो आपका सर्दियों के अंदर आपके रूम्स जो है वो बहुत अच्छे से हीट होना शुरू हो जाता है। तो ये हीटिंग सिस्टम का सिस्टम बना कैसे, इसमें एक कलेक्टर होता है आपके पास, एक स्टोरेज डिवाइस होती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सारी बात है, कलेक्टर क्या करेगा, सन रेज को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। आपके पास स्टोरेज डिवाइस होती है जो उस आने वाली एनर्जी को क्या करती रहती है, स्टोर करती रहती है। और आपके पास फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बाकी सारे हिस्सों तक उस सिस्टम को पहुंचाता है। यहाँ पे उसने सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। दिस इज फिगर 6.21 कि आपके पास एक ग्लास पैनल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ब्लैंक मेटल आपके पास है, एक ब्लैंक सी मेटल ही आपको नजर आ रही है, एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम से मेटल, इसके ऊपर ग्लास का आपने पैनल सा जो है वो लगाया हुआ होता है। इन जहाँ पे पाइप्स आपको नजर आ रही है, बीच में पाइप्स है, यहाँ पे सारे पाइप्स जो है वो कनेक्ट किया है। पाइप्स के अंदर आपके पास क्या होता है, वाटर होता है। ये ग्लास के ऊपर से इस मेटल के ऊपर, मेटल्स के अंदर भी आपने कनेक्शन जो है वो ट्यूबिंग की हुई है कॉपर पाइप्स की। ग्लास के ऊपर सनलाइट्स पड़ती हैं, वो इस एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर पड़ती हैं, ये हीटअप होता है। हीटअप होके जो वाटर इसके अंदर होता है वो क्या करता है, पाइप्स के अंदर वो बॉयल अप होना शुरू हो जाता है। आप उस गर्म पानी को आप घरों के अंदर जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल करें, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करें, प्लांट्स के लिए, जिस तरह से मर्जी, हीटिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसने पूरी पूरी कंस्ट्रक्शन बताई हुई है। सोलर एनर्जी जो है इट इज यूज इन सोलर कुकर्स में, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स के अंदर, सोलर पावर प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट तरह पे आपके पास जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। सो नेक्स्ट आपके पास है सोलर सेल्स। अब ये वो जिसकी मैं आपके पास पहले बात कर रही थी। एक आपके पास होता है सोलर सेल और दूसरा आपके पास होता है सोलर पैनल। सोलर सेल क्या करता है, आपके पास सोलर एनर्जी मिल रही है, उसको फौरन से क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ये आपको एक छोटे से 6.222 के अंदर सोलर कार जो है वो दिखाई हुई है। सोलर कार के आप देखें कि कोई बैटरी वगैरह नहीं है इसके अंदर, यानी कि आप बैटरी के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करें, बल्कि आपने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि जैसे इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसके अंदर क्या जनरेट हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है। इसलिए हम इसको सोलर कार कह रहे हैं, यानी कि सूरज के अंदर चल सकती है जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी जो है वो पड़ेगी। So the solar energy can also be converted directly into the electricity by the solar cells. Solar cells are called the photo cells. Photo is because of the light. Light को हम लोग photo भी बोलते हैं। Light आप बड़ी क्लासेस में जाके ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसको फोटो सेल्स भी कहते हैं, ऐसे सेल्स जिनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। सो ये सिलिकॉन वेफर्स के बने होते हैं। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मैं आपको पहले बता दूं, आपने मेटल्स के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। कंडक्टर जिनमें से करंट गुजर जाता है। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट बिल्कुल भी गुजर नहीं सकता। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब हम उनके ऊपर रोशनी डालते हैं तो उनके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर्स मटेरियल जिनका नाम है सिलिकॉन, उससे मिलकर बना हुआ होता है। जब सनलाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लाइट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये आपके पास कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कैलकुलेटर्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सोलर एनर्जी स्टोर किया आप कैलकुलेटर्स के अंदर उनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉचेस के अंदर, टॉयज के अंदर,
डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोलर सेल्स को अगर इकट्ठा जोड़ दें तो आपके पास एक सोलर पैनल बन जाता है। और सोलर पैनल्स आपको टेलीफोन बूथ के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके घरों को बल्ब जो है आपके घरों के अंदर उनको लाइट अप कर सकता है। इनके लाइट हाउसेस को करने के लिए साइंटिफिक डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पावर सैटेलाइट्स के अंदर भी सोलर पैनल्स इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है हमारी अब आपने बेशक यहाँ पे भी सैटेलाइट्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने जनरल नॉलेज में ये जरूर सुना होगा कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द डिफरेंट सैटेलाइट्स जो है वो ऑर्बिट करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट सैटेलाइट्स जो है वो भेज रही है। अब वो सैटेलाइट्स के पास एनर्जी कहाँ से आ गई, वो मूव कर रही है, एक तो मूव कर रही है, फिर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक भेजती हैं। तो वो उनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है, तो उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाए होते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती हैं और ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द। तो जिस तरह से ज़मीन पे रोशनी आ रही है तो उनके ऊपर भी सूरज की रोशनी जो है वो पहुंचती है, तो वहां से वो चार्ज हो जाती है, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और वो उस पावर को ये करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। अच्छा जी, डिफरेंट मेथड्स हैं सन रेज को ट्रैप करने के, वो ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट तरह से पढ़ ली। एक मैंने आपको मिरर वाला भी बता दिया कि हम किस तरह से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक तो सूरज जो है वो हमेशा चमकता है, मतलब दिन के टाइम में आपको पता है चमकता रहता है, सूरज टाई आउट नहीं होता, वो सिर्फ क्या करते हैं ज़मीन की रोटेशन की वजह से ऊपर नीचे, हमें लगता है कि वो ऊपर नीचे हो गया। तो हमें लिमिटलेस एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत देर के लिए सूरज से जो है वो मिल सकती है। इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो पोल्यूटेड भी नहीं होता, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई गंद वगैरह भी नहीं होता, साफ सुथरा आपका इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे फिगर 6.23 अगर आप अपने बिल्कुल साइड पे देखें तो यहाँ पे आप देखिए रूफ्स के अंदर उसने क्या किया हुआ, सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। तो ये इस तरह से कि आपके पूरे के पूरे घर को ये एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इनका स्टार्टअप एक्सपेंसिव होता है, लगाना थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेन मसला इसमें आता है स्टोरेज का, कि एनर्जी को स्टोर करने में थोड़ा सा आपको मसला होता है, बैटरीज वगैरह का सिस्टम। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन, ये बहुत कॉमन है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है कि आमतौर पर लोग जो है वो अपने घरों को सोलर पैनल्स के ऊपर चलाना शुरू कर दें। उसके बाद आपके पास आती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी आपके पास सोर्स है एनर्जी का, ये सालों साल पुराना तरीका है। आपको पता है जब कश्तियाँ चलती थी समंदरों के अंदर, तो यहाँ पे एक आपके पास डिफरेंट तरह की विंड जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। सेलिंग शिप्स जो जिसको बहरी जहाज भी कहते हैं, तो उनके ऊपर ये इस तरह के बड़े बड़े से पंखे भी लगाए जाते थे, या ये तो वैसे जमीन के ऊपर लगाए हुए हैं, इनको विंड टर्बाइन कहते हैं। साइड में जो आपके नजर आ रहा है, तो सेलिंग शिप्स के अंदर भी एक फैंस लगे होते थे जो हवा चलती थी, क्योंकि समंदर के अंदर हवाओं के रुख जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हवा जो होती है समंदर के पास तेज होती है, तो वहाँ से वो सेलिंग शिप्स को एनर्जी प्रोवाइड करते थे। विंड मिल्स के अंदर भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड मिल्स ये डिफरेंट मिल्स के अंदर की है, देखिए आपको यहाँ पे विंड टर्बाइन नजर आ रही है कि हवा के जरिए से घूमता है, इसको कनेक्शन दिया हुआ है अंदर से, ये ऊपर से गोल गोल घूम रहा है। तो घूमने का मतलब आपने कोई ऐसा आगे कनेक्शन दिया हुआ है कि फर्दर आपकी टर्बाइन भी क्या करेगी, घूमेगी। तो घूमने से, अब घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, तो आप वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको विंड फार्म्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आप तकरीबन पावर प्लांट्स को इस्तेमाल करने के लिए आप इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कहते हैं कि विंड फार्म्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, वो एक दिन के अंदर 1300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा विंड फार्म्स जो हैं जो ऑलमोस्ट 100 मेगा वाट की एनर्जी जो है वो आपके पास एक दिन के अंदर जनरेट करता है। उसके बाद आपके पास है जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी बेसिकली जो जमीन की एनर्जी, जमीन के अंदर जो मैग्मा होता है, यानी कि जो लावा वगैरह होता है, आप उसकी एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो कहते हैं इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ प्रोवाइड्स स्पोर्ट वाटर फ्रॉम द geysers and the hot springs. These are these geysers and the hot springs. तो आपके पास स्पोर्ट मोल्टन लावा होता है, पार्ट होता है जमीन के अंदर जिसको मैग्मा कहते हैं। वाटर अगर हमारे पास इस मैग्मा के करीब करीब से भी होके गुजर गया, बहुत करीब से नहीं, हमें 5 मिनट हो जाएंगे, अगर उसके करीब से होके गुजर जाता है तो बहुत जगह वाटर हीट अप स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, और हाई टेम्परेचर उस मैग्मा की वजह से, सो उस एनर्जी को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ये साइड पे आप
ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे अभी जियोथर्मल एनर्जी की। मैंने पहले बोला कि अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में आपके पास मैग्मा होता है, तो मैग्मा बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म होता है। तो हम लोग इस तरह का सिस्टम, आपको ये नज़र आ रहा है कि इस तरह का सिस्टम बनाता है उसके आसपास कि आप हॉट वाटर पानी वहाँ से गुजारें, कोल्ड वाटर ही चाहे हो। सो उस मैग्मा के पास से गुजरेगा हॉट वाटर एंड देन स्ट्रीम बनेगा। स्ट्रीम को हम लोग अपनी टर्बाइंस को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम जो है वो बोलते हैं। इसको कैसे करते हैं कि आप लोग का जो है, जो भी रॉक होती है, रॉक जो पहाड़ है जिसके अंदर मैग्मा है, जिसके बारे में पता है, उसके इर्द गिर्द ड्रिलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। मैग्मा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होता, आपने उस जगह पे बनाना है जहाँ मैग्मा बहुत ज़्यादा अंदर ना होता, कि बहुत ज़्यादा डीप ड्रिलिंग जो है वो ना करनी पड़े। तो ड्रिलिंग करने के बाद क्या करते हैं, उसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट तरह से पाइप्स डालते हैं, पाइप के रॉक्स के अंदर, तो उनके अंदर वाटर होता है जो स्टीम में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो स्टीम जो है धुआं वो ऊपर की तरफ उठता है सरफेस की तरफ, तो आप उसको पाइप्स के ज़रिए से अपने हाउसेज ऑफिस के अंदर जो है वो हीटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से घर जो हैं वो इस तरह के कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि उनकी दीवारों के अंदर क्या होते हैं, पाइप्स होते हैं। अगर गर्मियाँ हो तो उनके अंदर से ठंडा पानी गुजारा जाता है ताकि आपके रूम्स क्या है वो ठंडे रहें। अगर सर्दियाँ होती हैं तो उनमें गर्म पानी गुजारा जाता है ताकि वो क्या हीट अप हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी फ्रॉम द बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास हमें पता है एनिमल के वेस्ट होते हैं, नहीं कि जो गोबर वगैरह आपके पास ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, दूसरा नॉर्मल एनिमल वेस्ट तो नहीं, लेकिन जो गोबर वगैरह ज़्यादातर इस्तेमाल होता है उसको क्या कर लिया जाता है, खुश कर लिया जाता है। खुश करने के बाद उसको फिर मज़ीद जला के इस्तेमाल किया जाता है। तो बायोमास में आपके पास गार्बेज भी आ जाता है, आपके फार्म वेस्ट यानी कि आपके गले सड़े पौधे वगैरह या फार्म्स में जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनका वेस्ट, शुगर केन, आपका गन्ना, गन्ने के जो छिलके होते हैं या दूसरे प्लांट्स, तो ये सारे का सारा आपके पास क्या आता है, बायोमास। ठीक है, तो एनिमल प्लांट्स और प्लांट और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं बायोमास, यानी कि इकट्ठा हम उसको बायोमास जो है वो कहते हैं। इनको हम पावर प्लांट्स को रन करने के लिए यानी कि चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपके पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेट, ओके, अभी हम थे यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो आप लोग बायोमास जो है इनके आप जो वुड वेस्ट होता है या बार बार कहते हैं लकड़ी के छिलकों को जो दरख्त के ऊपर से उतरते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो जंगलात से मिलने वाला बार्क और उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो बायोमास भी आपके पास एनर्जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सोर्स है। लेकिन इसके इस्तेमाल करने में ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिकम्पोज होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की गैसेज होती है, जिसमें आमतौर पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन बहुत बदबूदार होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वैसे ही इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर, हवा के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इनकी वजह से हवा में जब जलती है चीज़ तो हमें पता है जलने के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो ये जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती है। सो आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट कर तो सकते हैं, और जो मीथेन गैस हमें यहाँ पे मिलती है, मीथेन ज़्यादातर हमारे घरों के चूल्हों में जो गैस आ रही होती है उसको भी मीथेन गैस बोलते हैं। तो वो जलने में हेल्प तो करती है, लेकिन इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। तो इसलिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता, किया भी जाए तो इसको आबादी के इलाकों से थोड़ा सा दूर रख कर इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है जिसको हम लोग बोलते हैं मैस एनर्जी इक्वेशन। ये आप कहें कि अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपकी फिज़िक्स की एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ये हमें बताती है कि मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आइंस्टाइन बहुत फेमस साइंटिस्ट है फिजिक्स के। उन्होंने कहा कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन है, यानी कि इंटर कन्वर्टेबल का मतलब है कि एक दूसरे के अंदर तब्दील हो सकते हैं। मैटर को एनर्जी के अंदर और एनर्जी को मैटर के अंदर क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम अ लॉस इन द मास ऑफ अ बॉडी प्रोवाइड्स अ लॉट्स ऑफ एनर्जी।
यानी कि एक बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोयला है या लकड़ी है, लकड़ी हैवी होती है एज कम्पेयर टू कोयला, कोल। तो मैं इस लकड़ी को क्या करने लगी, यहाँ पे हीटअप करती हूँ। अगर मैं इसको जलाती हूँ तो क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, एनर्जी। और जब मैं बाद में देखूंगी तो उसका मास क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, लाइट हुई होगी। इसका मतलब है कि उसका काफ़ी ज़्यादा मास किसमें कन्वर्ट हो गया, बर्निंग में, एनर्जी में। यानी कि एक बॉडी का मास जो खत्म लॉस हो जाता है, कम हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, दरअसल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनके अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियर मटेरियल रखे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, जब उनमें रिएक्शन हो रहे होते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ से मिल रही होती है, लेकिन सेम उसी टाइम के ऊपर उनका मास भी क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। यानी कि वो मास एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा था। तो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है E=mc²। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एम जो है वो आपका जो भी ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल करें, जो भी मैटर है, उसका मास है, और ई है एनर्जी। सो अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल 1 किलो के मास को c² यानी कि सी स्लाइड का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगी कि उस 1 किलो के अंदर कितनी एनर्जी है। सो ये मास और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो आपको बताता है कि ये इक्वेशन जो 6.7 है, ये हमें बताती है कि आपके पास अगर स्मॉल मास भी हो तो आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिल सकती है। सो ट्रिमेंडस, यानी कि ट्रिमेंडस का मतलब है बहुत लार्ज, बहुत बड़ी, बहुत लार्ज अमाउंट एनर्जी की आप ऑब्टेन कर सकते हैं थोड़े से मैटर से। सो इसका मतलब है कि मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो हमें बस उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो है वो अब इक्वेशन जो है इसी के प्रिंसिपल के ऊपर काम होता है। इवन सूरज के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहे होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस होती हैं, वो आपस में रिएक्शन करती हैं। रिएक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। सो वहाँ पे जो सूरज की अगर आप कोर की बात करते हैं, कोर यानी कि उसके अंदर की और उसकी सरफेस की, वहाँ पे तो बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी होती है। लेकिन ये सूरज तारे सितारे हमारे से मिलियन ईयर्स दूर है, बहुत दूर दूर हैं, तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जी ही ज़मीन तक पहुँचती है। तो आप खुद देखें कि आम गर्मियों के दिनों में कितनी गर्मी होती है सूरज की रोशनी की वजह से। आप खुद सोचें कि अगर हम सूरज के करीब जाते जाएँ तो कितनी ज़्यादा शदीद आपको एनर्जी यानी कि तपिश महसूस होगी। इसका मतलब है सूरज के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो होती है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि सन्स एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपके पास है कि इलेक्ट्रिसिटी फॉसल फ्यूल से। तो अभी तो बिकॉज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर मैं आपको वैसे लाइव लेक्चर दे रही होती तो मैं आपसे ज़रूर पूछती कि फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो ख़त्म हो चुके हुए हैं, या समंदर के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं डेड हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, वहीं पे दफन होते रहते हैं, उनके ऊपर मिट्टी की तहें पड़ती रहती हैं। तो काफ़ी सालों बाद, 100 एंड 200 ईयर बाद भी आप कह सकते हैं कि रॉक बन जाती है। जैसे समंदर के अंदर आप देखिए छोटी छोटी रॉक्स नज़र आ रही होती हैं। सो एक्चुअली इन डेड प्लांट्स की वजह से ही बनी हुई होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो उनके अंदर नेचुरली क्या होता है, बायो प्रोसेस हो रहा होता है। वहाँ से आपको ऑयल भी मिलता है, कोयला भी मिल सकता है, पेट्रोल भी मिल सकता है, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। तो फॉसल फ्यूल से एनर्जी मिलती है, जैसे ऑयल, गैस और कोल, ये हमें फॉसल फ्यूल से मिल सकता है। फिर इनको हम थर्मल पावर स्टेशन के अंदर इन चीज़ों को बर्न करते हैं। सही बात है, आप ऑयल को बर्न करते हैं तब भी एनर्जी मिलती है, गैस और कोयले को जलाने से भी एनर्जी मिलती है। यहाँ पे उसने आपके पास जो फिगर 6.2 के अंदर एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस की एनर्जी को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि केमिकल एनर्जी जो फॉसल फ्यूल्स के अंदर हमारे पास होती है, यानी कि ऑयल की फॉर्म में होगी। ऑयल इज़ अ केमिकल, आप इसका प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला होता है। गैस का भी होता है, कोल का भी होता है। कोल जो है वो आपके पास प्योर कार्बन होता है। सो जो डिफरेंट केमिकल्स भी हो सकते हैं। केमिकल एनर्जी जिन फॉसल फ्यूल्स के अंदर होती है, आप उसको बर्न करते हैं, हमें वहाँ से क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी से हमें क्या आता है, आप स्टीम जो है बॉयलर में पानी यानी कि हीट से पानी बॉयल होता है, स्टीम बनती है। उससे अब उस पर स्टीम एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन चलाते हैं। जब टरबाइन चलाती है तो यहाँ से आपके पास क्या बनता है, जनरेटर। ये आपको यहाँ पे 4th वन में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे
जनरेटर जो है वो, ठीक है, चलते हैं। जनरेटर चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हमें पता है हमारे घरों में भी जब लाइट चली जाए तो आम कुछ घरों में जो है वो जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जनरेटर बिजली को पैदा करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस बेसिक प्रोसेस में कहते हैं बर्निंग होती है। बर्निंग से पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हाइट से स्ट्रीम आती है, तेज़ी से टरबाइन को घुमाती है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर इस प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली आपके पास सारे एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज थे। अच्छा, एनर्जी एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट और एनर्जी का आपस में क्या लेना देना है? अच्छा, अब वो कहता है कि environmental problems such as noise that consists of pollution that consists of noise, air pollution and water pollution may arise by using different sources of energy such as fossil fuels and nuclear energy. अब कहता है environmental problem जैसे कि हमारे पास जिसमें शोर होता है, हवा के अंदर पोल्यूशन होती है, पानी के अंदर डिफरेंट एनर्जी के सोर्सेज जो हैं वो इसके अंदर असर जो कर सकते हैं। तो फॉसल फ्यूल्स की वजह से, न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन आ सकती है। सो पोल्यूशन जो है इट इज़ अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ इन्वायरमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर द लिविंग थिंग्स। हमें पता है कि पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो अच्छी नहीं होती है, जो जानदारों के लिए अच्छी नहीं होती है, बहुत नुकसानदेह होती है। और अगर न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से, फॉसल फ्यूल की वजह से हमारे आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर ज़िंदगी गुजारना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी इतनी ज़्यादा थर्मल इसको थर्मल पोल्यूशन कहते हैं कि इतनी ज़्यादा एनर्जी के अंदर ज़िंदा जो है वो नहीं रह सकते। ठीक, अच्छा, अब बाकी आपके पास जो है ये फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मिस करवा देंगी। ठीक है, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ लेना। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़।